अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स के साथ आपके साथ हाजिर हूं। मेरे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन जो हैं वो मौजूद हैं। दो इंतहाई अहम केसेस हैं जिनके हवाले से जुल्करनैन से आज गुफ्तगू करेंगे। जुल्करनैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपका मशकूर हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनकी बरतरफी के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और फैसला जो है वो महफूज कर लिएगा। एक तो आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो आम अल्फाज में व्यूअर्स तक ये भी पहुँचाइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि जो आज का फैसला हुआ है उसमें क्या आपको लग रहा है कि जज बहाल होगा या फिर सज़ा जो है वो बरकरार रहेगी? देखिए, मामला मुझे तो 3-2 का लग रहा है अभी तक, क्योंकि 3 जजेस काफ़ी हद तक इस चीज़ पे कन्वेंशन नज़र आए, बल्कि 2 मुकम्मल तौर पर, चीफ जस्टिस और एक जो मेंबर है मौजूद जज के जस्टिस उमीदुद्दीन खान, ये दोनों काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आए कि मिसकंडक्ट नहीं हुआ और मामला वापस रिमांड होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और वो इसके ऊपर आगे कार्रवाई करे। जो इल्ज़ाम जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के थे, जो फैज़ हमीद पे, ब्रिगेडियर रामे पे, रामे साहब इस वक्त भी हाजिर सर्विस हैं जैसा अदालत में बताया गया, इन लोगों पे जो इल्ज़ाम थे कि वो आके मैनिपुलेट करते रहे अदालती कार्रवाई को, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ये वो सारी बातें उन्होंने कहा जी इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए थी। ठीक है, इनका मौक़िफ़ था कि इसको रिमांड किया जाए। अब जो जनरल फैज़ हमीद का, ब्रिगेडियर रामे का, अनवर कांसी साहब का और साबिक जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रवाब आरिफ, इनके जो जवाबात आए हैं उसमें उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। जैसे कल से हम बता रहे थे, नाज़रीन को खबरें भी चलाई थी। अब मामला ये कि 184(3) की दरखास्त है, सुप्रीम कोर्ट 184(3) में इस तरह की कार्रवाइयाँ कर नहीं सकती, वो सिर्फ एडमिटेड फैक्ट्स के ऊपर जा सकती है। जब एक फैक्ट डिस्प्यूट हो जाए, एक कह रहा है जी इसने ऐसे किया, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ता है, इसको या ट्रायल में भेजना पड़ता है या कमीशन बनाना पड़ता है जो तहकीकात करके फैक्ट को सामने लाए कि जी हकीकत ये है, ये ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है। ठीक है, खुद सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती थी, तो ये हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए। हामिद खान साहब ने एग्री कर लिया थे, शौकत अली सिद्दीकी साहब के वकील हैं कि जी इसको जुडिशल काउंसिल में वापस भेज दें ताकि इंक्वायरी हो, क्योंकि बगैर इंक्वायरी के फारिग किया गया। ठीक है, उस पर जो सिंध हाई कोर्ट, सिंध बार काउंसिल के इस्लामाबाद बार के वकला हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन, उनकी जानिब से मुखालफत की गई और ख्वाजा हारिस की जानिब से मुखालफत की गई जो जनरल फैज़ हमीद के वकील हैं। उन्होंने कहा कि जब एक जज रिटायर हो जाता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एम्बिट से बाहर आ जाता है, इसलिए उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती। और जस्टिस इरफान सादत खान की जानिब से ये कहा गया कि 2 महीने ये कार्रवाई चलती रही है जुडिशल काउंसिल में। 2 जवाबात शौकत अली सिद्दीकी ने जमा करवाए थे, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने तकरीर को तस्लीम कर लिया मिन्न मान कि हाँ मैंने ये बातें कही हैं। तो आइन बड़ा वाज़ेह है कि आर्टिकल 2 का उन्होंने हवाला दिया कि रियासत के इदारों के खिलाफ कोई इस तरह से मुहिम नहीं चलाई जा सकती। उन्होंने कहा एक जज होकर जब आप अदलिया के अपने इदारे को मलाइन कर रहे हैं तो उसकी आप बदनामी का बाइस बन रहे हैं, तो कैसे आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब नहीं हुए। उन्होंने कहा उनका माइंड तो बड़ा क्लियर था। दूसरे जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, उनका भी माइंड इस हवाले से बड़ा क्लियर था कि ये कहना कि इंक्वायरी नहीं हुई, जब एक बात तस्लीम कर ली गई, एक बंदे ने आगे तस्लीम कर ली आई तकरीर मेरी है, तो फिर इंक्वायरी किस बात की? फिर तो सिर्फ ये देखना था कि मिसकंडक्ट है या नहीं, खाली तकरीर नहीं, उसका कंटेंट देखा जाता है कि क्या था, क्योंकि तकारीर तो हर चीफ जस्टिस बार काउंसिल में जाके करते हैं। तो वो 2 जज इस हवाले से बड़े मुतमईन नजर आए कि जी मिसकंडक्ट हुआ है बाज़ाहिर जो लग रहा है, जो अपने रिमार्क से और सवालात से। तीसरे जो आखिरी मेंबर थे बेंच के 5वें, वो थे जस्टिस जमाल मंदोखेल। बिल्कुल ठीक है, वो उनका पेंडुलम शिफ्ट हो रहा था, कभी वो एक साइड पे वो जा रहे थे कि जनाब जुडिशल काउंसिल कैसे कार्रवाई नहीं कर सकती रिटायरमेंट के बाद। फिर जब ये सवाल जस्टिस इरफान सादत सामने लाए कि जी सिर्फ इतना बताएं मिसकंडक्ट हुआ कि नहीं, इस चीज़ को तो अभी तक किसी ने असिस्ट नहीं किया अदालत को, इसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि जी क्या तकरीर, ये खुद मंदोखेल साहब ने कहा जी इटसेल्फ ये तकरीर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी बतौर जज, तो वो अभी थोड़ा सा डामाडोल है। जब हमें जो ये हमारी रीडिंग है, उनका माइंड तो क्लियर ही होगा कि क्या करना उन्होंने क्या नहीं करना। हमारी रीडिंग ये है कि वो अभी थोड़े से राइट लेफ्ट हो रहे हैं, कोई पता नहीं वो इस तरफ चले जाए वो इस तरफ चले जाए, वो डिसाइसिव फैक्टर है इसमें। वो अगर जाते हैं कि जी मामला जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है और वो इंक्वायरी कर सकती है, फिर तो ये मामला दोबारा जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। उसको भेजने के लिए जो उनका पुराना फैसला जुडिशल काउंसिल का, जिसपे शौकत अली सिद्दीकी साहब को बरतरफ किया गया था, वो मामला फिर वो रिपोर्ट हो जाएगी कलअदम, बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम हो जाएगा और नए सिरे से इंक्वायरी करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन इसमें फिर एक दूसरी सूरत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से जो है ना वो इंक्वायरी ना करे ताकि व्यूअर्स तक आपकी बात आसानी से पहुंच सके। अच्छा, दूसरा इसमें चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट इनको बहाल कर दे जो सिद्दीकी साहब को। सिद्दीकी साहब की उम्र के हिसाब से आप देखें कि क्या उनको बेनिफिट जो है वो मिल सके। मैं उसी तरफ आ रहा था,
कि बहाली उनकी बतौर जज नहीं होगी, वो खुद को रिटायर्ड जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी लिख सकेंगी, उनको पेंशन मिल जाएगी, जो उनकी मराद हैं वो उनको मिल जाएंगी। लेकिन फिर मामला जो डिस्प्यूट था, इल्ज़ाम था, वो ऐसे ही रहेगा अगर जुडिशल काउंसिल में मामला दोबारा नहीं जाता तो। तीसरी जो तजवीज़ दी गई थी बैरिस्टर सलाउद्दीन की तरफ से वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दे। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून की कौन सी शिक हमें इस बात की इजाज़त देती है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी हम जो है ना वो करें, जबकि जुडिशल काउंसिल खुद से मौजूद है। और अगर फिर ये भी सवाल आया कि अगर तो सदीकी साहब के इल्ज़ाम कहीं गलत साबित हो जाती हैं, उसका नतीजा क्या होगा, कमीशन फिर उस सूरत में क्या करेगा। उस पर फिर उन्होंने जो बैरिस्टर सलाउद्दीन है उनका ये मौक़िफ़ था कि ऐसी सूरत में क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे उनको, यानी कि फौजदारी जुर्म बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी झूठा इल्ज़ाम लगाने पर। अब इस मामले को लेके अदालत ने अब फैसला करना है कि वो इंक्वायरी कमीशन की तरफ जाते हैं। एक ऑप्शन ये है कि सदीकी साहब को बहाल करें और इंक्वायरी कमीशन की तरफ जाएं। दूसरा ये है कि उनकी बहाली भी मशरूत कर दें इंक्वायरी कमीशन से। तीसरा ये है कि वो मामला रेफर कर दें वापस से कलअदम करार दे के उनकी बरतरफी को जुडिशल काउंसिल को। चौथा ये है कि सिर्फ उनको मराहत दे दी जाए कि ठीक है जी आपके वो फैसला कलअदम हो गया, जो इल्ज़ामात हैं क्योंकि कोई लीगल फोरम नहीं है ऐसा जो उसकी तहकीकात कर सके, इसलिए वो इल्ज़ामात जो के तू ही रहेंगे वो बरकरार ऐसे ही रहेंगे, उन पर ना यस होगी ना नो होगी। ये 4 सिनेरियोज हैं जो अब सामने आ सकते हैं अदालत की। सिनेरियो बड़ा जो है वो कठिन किस्म का, क्योंकि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इल्ज़ामात भी इतने बड़े बड़े जो हैं वो इल्ज़ामात लगाए गए और हाजिर सर्विस और बाकी जो साबिक जो हैं उनके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात लगाना, क्या उनको तय होना ज़रूरी नहीं है? लेकिन तय होना ज़रूरी तो है, लेकिन मामला इतना ताख़ीर का शिकार हो गया है। अब इसमें यह भी एक आईनी नुक्ता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के अंडर ऑपरेट करती है। उसमें बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जुडिशल काउंसिल जज की इंक्वायरी करेगी, जज के कंडक्ट की। अब जब आप जज नहीं रहे, रिटायर हो गए, तो फिर वो कैसे करेगी? तो फिर रिटायर होने का मतलब है आप जज नहीं है, जज नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगी? ये भी एक पॉइंट है। जुडिशल काउंसिल वापस कैसे उठाएगी? यही पॉइंट उठा रहे थे ख्वाजा हारिस भी, बैरिस्टर सलाउद्दीन भी, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का लिमिटेड रोल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो कोई ये जुडिशल फोरम नहीं है। भले उसमें जजेस बैठते हैं, सीनियर 3 जजेस होते हैं, लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी बड़ा देखने की चीज़ है। ये कठिन तो है, खासकर काजी साहब का जिस तरह इरादा लग रहा था कि जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा दे, वो बाइख्तियार फोरम है, लेकिन वो रिटायर्ड जज को कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल इसमें बड़ी अहम बात उसने कहा थी, जो आपके शेरवानो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गलत 2 रुकनी बेंच था, उसने ये तय किया था कि रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, खासकर जब जज इस्तीफा दे जाए या रिटायर हो जाए, जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। उसमें फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस फैसले को ओवरटर्न करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। वो अपील भी आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर कर दी गई है। अब वो भी कह रहे थे कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर भी हो। हाँ जी, वो जब अब उसको नंबर लगेगा, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट उस पर कितना बेंच बनाती है, वो उसमें क्या तय करती है, उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उससे पहले मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जज का मामला जुडिशल काउंसिल में भेजने से काफ़ी उनको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जुल्करनैन, ये तो आप बता रहे थे जो जज थे उसके हवाले से एक समाअत हुई, दूसरी समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है उसका भी अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं। कासिम सूरी जो हैं उनके हवाले से भी जो है समाअत हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है और उनको ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया गया 1 महीने बाद। देखिए, सूरी साहब नमाज़ें बख्शवाने गए थे तो रोज़े भी करने गए। सूरी साहब का मामला ये है कि जी 2019 में उनके खिलाफ फैसला आया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोयटा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके हल्के में जो इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ काफ़ी हुई हैं। सूरी साहब के हवाले से तो ये नहीं कहा गया था कि इन्होंने भी ये बेज़ाब्ती के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था यहाँ पे जो इंतखाबात हैं वो दोबारा कराए जाए। ठीक है, अच्छा, दोबारा इलेक्शन का हुक्म हुआ तो सूरी साहब ज़ाहिर डी सीट हो गए। उन्होंने वो अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में अंडर द लॉ आर्टिकल 225 है ट्रिब्यूनल्स का। ठीक है, जिसके बाद वो अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा की तरह पहली हियरिंग के ऊपर स्टे दे दिया ताकि वो उनकी रुकनीत ख़त्म ना हो, अपना काम जारी रखें। ठीक है, इसी किस्म का स्टे ऑर्डर ख्वाजा साद रफ़ीक को भी मिला था। ठीक है, जब हामिद खान ही उनके वकील उनके मुखालिफ थे 2013 में, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने फैसला किया था कि साद रफ़ीक के हल्के में बहुत बेज़ाब्ती हुई है, अंगूठे के निशान पड़े नहीं जा रहे, वोट काउंटर फाइल फटी हुई थी, लिहाजा दोबारा इलेक्शन कराया जाए। साद रफ़ीक साहब ने सुप्रीम कोर्ट आए, पहली हियरिंग में स्टे ले लिया। उसके बाद 2018 के बाद 19 में जाके उनका फैसला हो रहा है, वो उनका भी टेन्योर सारा स्टे ऑर्डर पे वज़ीर और चला गया। तो सेम इज़ द केस विद कासिम सूरी, इनका भी स्टे ऑर्डर लगा, बाद में केस चलता रहा लेकिन फैसला नहीं हो सका था। बहुत सारे केसेस एक जैसे थे जिनमें एक कानूनी नुक्ता ये था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रिब्यूनल में जो चैलेंज किया गया उसमें अटेस्टेशन नहीं करवाई गई थी। अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरी है या नहीं, इस नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम केसेस को यकजा कर दिया था। वो केसेस फिर इकट्ठे होकर चलते रहे, कभी चले कभी ना चले, एंड में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कैटेगरीज बनाई
वो कुछ 34-35 केस थे मुख्तलिफ हल्कों के, कैटेगरी करके सबको अलग अलग कर दिए, ये इस कैटेगरी के, इस कैटेगरी के। उसमें कासिम सूरी साहब का केस अलग हो गया था। उनका जब केस अलग हुआ, 1-2 मरतबा उसकी समाअत हुई, ऑर्डर ये हुआ कि दोबारा जल्द मुकर्रर हो, लेकिन दोबारा हो नहीं सका। अब आके जब दोबारा वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना अर्सा आपने फाइल दबा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। उस पर फिर उन्होंने नईम बुखारी ने कहा कि जी हमने तो फाइल नहीं दबाई, ये तो हम अपने स्टाफ से पूछो। उन्होंने कहा हम इंटरनल इंक्वायरी भी कराएंगे, रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया। इसी दौरान मामला आ गया तरीके अदम एतमाद का, इमरान खान का। ठीक है, उस पर उन्होंने कहा कि जब इन्होंने स्टे लिया था तो क्या स्टे लेके ये डिप्टी स्पीकर बने? उन्होंने कहा जी क्या जब अदम एतमाद आई तब ये कौन थे? उन्होंने कहा जी वॉज एक्टिंग एज ए स्पीकर एट दैट टाइम। तो इन्होंने रूलिंग दी थी, नईम बुखारी ने बताया। उन्होंने कहा जी इनकी कासिम सूरी की रूलिंग की वजह से आइन टूटा, ये आइन शिकनी के मुर्तकिब करार पाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने असम्बली की तहलील को गलत करार देकर रिवर्स किया, तो क्यों ना आइन शिकनी का मुकदमा इनके खिलाफ जो है ना वो कि हम दर्ज करें, क्योंकि एक जज ने अपने नोट पे भी लिखा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी बात हुई और कासिम सूरी साहब एक दफ़ा फिर आए तो लाइमलाइट में आ गए। उन्होंने फिर काजी साहब ने यह भी कहा कि क्यों ना हम इनको ज़ाती हैसियत में तलब करें, उनसे पूछें कि ये मुकदमा क्यों नहीं लगने दिया गया। और जो कभी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट आ गई, कभी कोई आ गया, इतने लंबे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ मैनिपुलेट किया जाता है, हेरा फेरी की जाती है, साजबाज की जाती है कि कौन सा मुकदमा लगेगा, कौन सा नहीं लगने देना। तो इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए लश्करी रईसानी जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे उस हल्के से ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था कासिम सूरी की कामयाबी को। उन्होंने उनको भी ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है, कासिम सूरी साहब को भी तलब कर लिया गया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मांगा गया है कि केस की फिक्सेशन के हवाले से बताएं कि क्यों ताख़ीर का शिकार हुआ और क्या मामलात रहे। ये सारी बातें हैं जो आज काजी साहब ने जो अंदरूनी हाथों की बात की है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यही उन्होंने कहा कि इतने लंबे हाथ अब नहीं चलेंगे कि कोई आए और केसेस को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करता रहे कि कौन सा लगेगा कौन सा नहीं। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात वकला भी जाके कह देते हैं कि इस केस को फलां बंच में डाल दें, उन केसेस के जत्थे में लगा दें, इतने सारे लग जाते हैं, फिर फैसला नहीं हो पाता है, चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा जी मैं 1982 से वकालत कर रहा हूँ, तो मुझे टैक्टिक्स पता है किस तरह होती है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमें भी देना। नईम बुखारी ने कहा जी आप 1982 में वकील बने थे, मैं 1972 में हाई कोर्ट का वकील बना था, तो मैं आपसे ज़्यादा सीनियर हूँ, मुझे भी पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने कभी भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में फिक्स नहीं करवाया, ना फिक्स हुआ कोई केस डिलिस्ट करवाया। जो केस लग जाता है मैं अदालत में पेश हो जाता हूँ, यार लियनिंग की एप्लीकेशन हम देते हैं हम इस अंदाज में। उन्होंने कहा जी मैं ये इस तरह की केसेस फिक्स नहीं करवाता होता कोई भी। चीफ जस्टिस ने बहरहाल ये कहा कि इलेक्शन के जो डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्शन से मुतालिक केसेज हैं, उनका फैसला जल्दी होना चाहिए ताकि जो एक टेन्योर है असम्बली का उसके अंदर ही और अगर दोबारा इलेक्शन होना है तो जो उम्मीदवार हैं दीगर उनके हकूक़ मुतासर ना हो। अब 2 हफ्ते के लिए समाअत को मुलतवी किया जा रहा था, तो नईम बुखारी ने ये कहा कि जी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद अगर रखना है तो, इसलिए फिर अब इलेक्शन के बाद 3 वीक्स के लिए समाअत को एडजर्न किया गया है। तो देखते हैं अब अगली समाअत पे कासिम सूरी आते हैं नहीं आते, क्योंकि अभी तक तो वो एक तरह से कह लें रूपोश हैं। वर्चुअल जलसे में तो वो इंटरनेट पे सामने आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी फिजिकल प्रेजेंस कहीं पे नहीं हुई। तो लेट्स सी वो इलेक्शन में उनका क्या होता है, वो कामयाब होते हैं नहीं होते, फिर दोबारा यहाँ आते हैं, बेल पे आते हैं या यहाँ से गिरफ्तार होते हैं, ये फिर उस वक्त देखा जाएगा। और आर्टिकल 6 की कार्रवाई उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की आइन शिकनी पे होगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल उस वक्त ही देखा जाएगा। मेरा ख्याल है जब उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया है तो शायद सुप्रीम कोर्ट खाली हाथ ना भेजें, तोहफा दे के भेजेंगे, तोहफा दे के शायद। जुल्कन नायब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन ये थी आज के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और उसके जो सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस थे, जो अहम केसेस में अब सुप्रीम कोर्ट के रडार पर कासिम सूरी जो हैं वो भी आ चुके हैं। कासिम सूरी वैसे भी चंद मुश्किलात का उनको सामना था, लेकिन अब एक और जो मुश्किल है उनकी इंतज़ार में है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अब देखना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए क्या जो है खबर जो है वो सुनाई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के ये जो 2 मेन अहम केसेस के बारे में मैंने आपको आगाह किया, इसके हवाले से जो फीडबैक है उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।